हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिशन अफेयर्स। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं फरवरी मंथ के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बाकी रह गए थे उनको, राइट। तो पार्ट वन की अगर बात करें तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, कवर कर चुके थे अपने 50 क्वेश्चन। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं पार्ट वन में। यहीं से आगे बढ़ेंगे आज और अपने पार्ट टू की शुरुआत करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 51, राइट। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन आज के पहले प्रश्न के साथ। और आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया सेलिब्रेटेड नेशनल साइंस डे ऑन डैश फरवरी 2024। तो अभी हाल ही में भारत ने फरवरी 2024 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया। आपको बताना है कब। बात हो रही है नेशनल साइंस डे की। इंपॉर्टेंट डे है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाता रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन से ये भी पता चल रहा है कि फरवरी मंथ में मनाया जाता है नेशनल साइंस डे, राइट। तारीख आपको बतानी है, 24 है, 26 है, 28 है, 30 है। तो याद रखना आसान है, फरवरी का जो आखिरी दिन होता है उसको किस रूप में मनाते हैं? नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। तो 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। एक चीज याद रखनी है कि हम नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं, ना कि लीप ईयर की। लीप ईयर जो कि हर 4 साल में एक बार आता है और उसमें फरवरी 29 दिन की होती है, जो कि इस बार थी। जो 2024 है ये लीप ईयर है और इसमें फरवरी 29 दिन की थी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्मल ईयर में जो फरवरी का आखिरी दिन है 28 फरवरी, उसको हम किस रूप में मनाते हैं? नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं, राइट। ये तो हो गई याद रखने वाली बात। लेकिन असल में नेशनल साइंस डे को मनाने का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों मनाया जाता है, उसको भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर एक तस्वीर दे रखी है। इनको पहचानते हो जरूरी नहीं है, लेकिन इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। ये है सीवी रमन जी, ठीक। सीवी रमन जी ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है रमन इफेक्ट, ठीक। और ये रमन इफेक्ट जो थ्योरी है किस चीज को लेकर थी? लाइट को लेकर थी। और इस थ्योरी के लिए इनको नोबल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। किस सन में? 1930 में। किस क्षेत्र में? फिजिक्स में, ठीक। और इसी चीज को याद करते हुए, सम्मानित करते हुए, भारत में भी नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को, राइट। तो ये इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है नेशनल साइंस डे को मनाने का। सीवी रमन जी को याद करते हुए हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे, राइट। क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए बताया, ठीक। और ये क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं कि सीवी रमन जी को कब नोबेल पुरस्कार मिला था, किस सन में मिला था, किस क्षेत्र में मिला था, किस चीज के लिए मिला था। तो ये चीजें कवर हो गई। तो ये था नेशनल साइंस डे। किसी भी इंपॉर्टेंट डे की उसकी थीम भी इंपॉर्टेंट होती है, पूछी जाती है। तो याद रखना है नेशनल साइंस डे की जो थीम थी इस बार 2024 में क्या थी? इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। ये थीम भी याद रखनी है, क्या है? इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, ठीक है। तो इतनी जानकारी जरूरी है नेशनल साइंस डे के बारे में। सीवी रमन जी का नाम आया है तो एक चीज अपने आप याद आ जाती है, वो क्या है? भारत रत्न। क्योंकि इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है ना। और इससे भी इंपॉर्टेंट है क्या? ही वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। जब भारत रत्न पहली बार दिए गए थे, पहली बार किसी को सम्मानित किया गया था भारत रत्न से, तो 3 लोगों को सम्मानित किया गया था। किस सन में? 1954 में पहली बार, है ना। तो उन 3 में से एक नाम सीवी रमन जी का भी है ना। और बाकी 2 कौन कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे और एस राधा कृष्णन जी थे, ठीक है। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत रत्न 1954 में, नोबेल प्राइज 1930 में, सीवी रमन जी, राइट। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी। और थीम भी याद रखना, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। नेक्स्ट है, रिसेंटली द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक वाज अनवील्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का अनावरण किया गया था? बात हो रही है विश्व की पहली वैदिक घड़ी की। तो विश्व की पहली है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ना। और भारत में ये विश्व की पहली वैदिक घड़ी इंस्टॉल की गई है। कुछ इस तरह से दिखती है, यहाँ पर देख पा रहे होगे आप, है ना। और इसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी जी ने किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया था इस घड़ी का। बताना है आपको किस स्टेट में, कहां पर। ऑप्शंस देख लो, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है।
तो इसका उद्घाटन किया गया है उज्जैन में। अब ऑप्शंस में से देख के बताओ उज्जैन कहाँ है। तो उज्जैन है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में लगाई गई है विश्व की पहली वैदिक घड़ी। ठीक है, अब इस घड़ी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो वैदिक घड़ी क्या है। नाम से ही समझ आ रहा है कि कुछ पुराने समय से जुड़ा हुआ, वैदिक काल से जुड़ा हुआ। क्लॉक की बात हो रही है, मतलब समय बताने की। तो अभी तक हम सुनते थे कि डिजिटल वॉच है, एनालॉग वॉच है, लेकिन ये जो वैदिक घड़ी है, जैसे वैदिक काल में लोग समय देखा करते थे, कैसे देखते थे? सूरज की पोजीशंस को देखकर, जो सन की जो पोजीशंस होती हैं उनको देखकर समय बताया करते थे। आज भी कुछ लोगों को आपने देखा होगा ऐसा करते हुए, ठीक है, सुना होगा। ठीक है, तो पहले ऐसे ही लोग समय बताते थे या देख लेते थे, और सही भी होता था। तो ये घड़ी जो है उसी प्रिंसिपल पे काम करेगी, सन की पोजीशंस को देखकर ये समय बताएगी, और समय बताने के साथ साथ मुहूर्त हैं, तिथियां हैं, और पंचांग में जितनी चीजें होती हैं उनको भी बताने का काम करेगी ये घड़ी। और इस घड़ी का नाम भी याद रखना जरूरी है, क्या है? इस घड़ी का नाम रखा गया है विक्रमादित्य। ठीक, इस विश्व की पहली वैदिक क्लॉक का नाम क्या है? विक्रमादित्य क्लॉक है। याद रखना कहाँ लगाई गई है? मध्य प्रदेश में लगाई गई है। एक टावर में इस तरह इंस्टॉल की गई है, और इसकी हाइट कितनी है? 85 फुट है। ठीक, इसकी हाइट। तो इतनी चीजें पता होनी चाहिए विश्व की पहली वैदिक घड़ी के बारे में। मध्य प्रदेश उज्जैन, 85 फुट हाइट है, विक्रमादित्य नाम है। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल। तो अभी हाल ही में लोकपाल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? देख लो भाई ऑप्शंस, पहले आंसर ही पता कर लेते हैं, बाद में आगे देखेंगे क्या लोकपाल है क्या नहीं है। तो आपको बताना है लोकपाल के नए अध्यक्ष। ऑप्शन देखो, प्रदीप कुमार मोहंती हैं, पिनाकी चंद्र घोष हैं, एएम खानविलकर हैं, सुशील चंद्र हैं। तो जिनको भी पता है प्रदीप कुमार मोहंती, वो गलत है, क्योंकि ये अभी तक थे, और इनको रिप्लेस किया है अजय मनिक राव खानविलकर जी ने। एएम खानविलकर जी हैं नए चेयरपर्सन लोकपाल के, याद रखना है। ठीक है, तो कंफ्यूजन में मत रहना प्रदीप कुमार मोहंती जी के। ठीक, एएम खानविलकर आंसर है चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल, फरवरी 2024 में नए चेयरपर्सन बने हैं। ठीक है, किसने अपॉइंट किया है इनको, या फिर लोकपाल का जो चेयरपर्सन है कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये भी याद रखना है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, ये भी पूछा जा सकता है कि चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करता है, तो राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लोकपाल की। लोकपाल का अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसका मतलब। लोकपाल का मतलब होता है लोगों का दोस्त, जो आम लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनका दोस्त, उनका बचाव करता। ठीक, अब कैसे ये बचाव करेंगे, कैसे साथ देंगे लोकपाल? ठीक है, तो जैसे केंद्र सरकार है, आपने सुना होगा, आए दिन आप सुनते होंगे न्यूज में कि कोई स्कैम है उसको पकड़ने का काम किया, या कहीं घोटाला हो रहा है उसको एक्सपोज करने का काम किया, या जो भी इस तरह के कृत्य कर रहे हैं उनको सजा दिलवाने का काम किया। केंद्र सरकार की बात हो रही है। ठीक है, तो केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों के थ्रू इस तरह के घोटाले रोकती है, जो भी इस तरह के कृत्य कर रहे हैं उनको सजा दिलवाने का काम करती है। लेकिन अगर केंद्र सरकार ही कभी ऐसा काम करने लगे, भ्रष्टाचार करने लगे, या फिर इस तरह घोटाले करने लगे, तो उन पर नजर रखने के लिए कौन है? तो ये डिमांड की गई कि उन पर नजर रखने के लिए भी केंद्र सरकार के ऊपर भी एक अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए जो उनके भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हो, मॉनिटर करने के लिए हो। तो इसी अथॉरिटी की आवाज उठाई गई 2010 में। ठीक, एक जन लोकपाल मूवमेंट चलाया गया अन्ना हजारे जी की लीडरशिप में 2010 में, और 2013 में ये पार्लियामेंट में पास हुआ, और ये हुआ कि ये अथॉरिटी इस नाम से बनाई जाएगी, लोकपाल के नाम से बनाई जाएगी, जो कि केंद्र सरकार के ऊपर नजर रखेगी कि वो किसी तरह का भ्रष्टाचार ना कर सके, है ना। तो ये है लोकपाल। फिर 2019 में जो है लोकपाल अथॉरिटी बनी, है ना। और उस समय पहले चेयरपर्सन कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे, फर्स्ट। ये पहले लोकपाल चेयरपर्सन हैं, इनके बारे में भी पूछा जा चुका है प्रश्न, याद रखना है, पिनाकी चंद्र घोष। और प्रदीप कुमार मोहंती जी थे दूसरे, सेकंड।
और एम खानविलकर जो हैं ये तीसरे चेयरपर्सन हैं लोकपाल के, जो कि फरवरी 2024 में अपॉइंट हुए हैं। ठीक, तो इतनी चीजें याद रखनी है लोकपाल के बारे में, राइट। क्या क्या बताई हैं? 2010 में एक मूवमेंट चलाया गया था, जन लोकपाल मूवमेंट। 2013 में पार्लियामेंट में ये पास होता है और 2019 में लोकपाल अथॉरिटी बनती है और पहले चेयरपर्सन पिनाकी चंद्र घोष थे। और एम खान मिलकर तीसरे हैं। अपॉइंट किसने किया है? प्रेसिडेंट ने किया है। प्रेसिडेंट करता है मतलब चेयरपर्सन जो भी लोकपाल का होगा, अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज नेम्ड सुदर्शन सेतु इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सुदर्शन सेतु नामक भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया है? बात हो रही है सुदर्शन सेतु की, जो कि अब है भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज। एक ऐसा ब्रिज जो कि किस पे टिका हुआ है? केबल्स पे टिका हुआ है। इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। कहां पर, ये बताना है। ऑप्शंस देख लो, केरला है, तमिलनाडु है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। तो इस भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज का, जिसका नाम है सुदर्शन सेतु, उद्घाटन हुआ है गुजरात में, राइट। और ये जो ब्रिज है सुदर्शन सेतु, ये किस किस को जोड़ने का काम करेगा? तो ये जोड़ने का काम करेगा ओखा को किससे? बेत द्वारका आइलैंड से। ठीक, ओखा से लेकर बेत द्वारका आइलैंड, इन दोनों को कनेक्ट करेगा ये ब्रिज। चूंकि ये भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज बन चुका है, तो इसकी लेंथ भी पता होनी चाहिए। इसकी लंबाई है 2320 मीटर्स। ठीक, 2320 मीटर है लंबाई इस केबल स्टे ब्रिज की, जिसका नाम है सुदर्शन सेतु। और ये भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज बन चुका है। नाम याद रखना, सुदर्शन सेतु, गुजरात। विच कंट्री टॉप्ड द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स याद रखना है, पहली बात तो फरवरी 2024 की बात हो रही है। ठीक, तो ये सूची है जिसका नाम है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये बताती है कि किस देश का पासपोर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो आपको यही बताना है कि इस सूची में सबसे ऊपर कौन सा देश है। जापान है, फ्रांस है, सिंगापुर है, यूएई है। तो अगर फरवरी 2024 की माने जो इंडेक्स जारी किया गया है, तो फ्रांस है टॉप पर इस इंडेक्स में। फरवरी 2024 की बात हो रही है, याद रखना। ठीक है, अब ये जो इंडेक्स है बताता है कि किस कंट्री का पासपोर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो पावरफुल कैसे हो सकता है? किसी भी कंट्री का पासपोर्ट कैसे पावरफुल हो सकता है? तो समझने के लिए, जैसे हम लोग भारत में रह रहे हैं, ठीक है, और हमको किसी दूसरे देश में जाना है, तो पहली चीज तो हमें भारत के पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और दूसरी चीज हमें जहां पर जाना है उस देश का वीजा भी चाहिए होगा। ठीक है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर हमारे भारत का पासपोर्ट ही पर्याप्त है वहां पर एंट्री करने के लिए। ठीक है, हमको नहीं जरूरत पड़ेगी वहां के वीजा की। ठीक है, तो ऐसे कितने देश हैं जहां पर हम वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं? ये दर्शाता है कि आपके कंट्री का जो पासपोर्ट है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। ठीक, तो फ्रांस की अगर बात करें, तो फ्रांस जो है, जो टॉप पर रहा है इस इंडेक्स में फरवरी 2024 में, फ्रांस का सिटीजन जो है 194 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री कर सकता है। मतलब 194 देश ऐसे हैं जहां पर फ्रांस के सिटीजन को वहां सामने वाले देश की वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे 194 देश हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें, तो इंडिया इस लिस्ट में 85th स्पॉट पर रहा है, और हमारा जो भारत का पासपोर्ट है उससे हम 62 देशों में, 62 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं, राइट। ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही की रैंक पता चल गई है। हमारे भारत की पता होनी चाहिए, और टॉप पर कौन है? फ्रांस है, फरवरी 2024 में इस लिस्ट में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। Recently, PM Modi laid foundation stone of ISRO's second space sport in which of the following states? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है? तो भारत को मिलने वाला है दूसरा स्पेस पोर्ट। ठीक है, इसरो's सेकेंड
स्पेस पोर्ट, और इसकी आधारशिला किसने रखी है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक, स्पेस पोर्ट क्या है? अभी तक हम एयरपोर्ट आम भाषा में हमने सुना है, ठीक है, सी पोर्ट सुना है, ठीक है। तो एयरपोर्ट में हवाई जहाज आते हैं जाते हैं, सी पोर्ट में शिप आते जाते हैं। तो इसी तरह स्पेस पोर्ट भी है। स्पेस में कोई चीज भेजनी हो या वहां से आनी हो तो वो कहां से जाएगी? आएगी जाएगी स्पेस पोर्ट से आएगी। तो अभी तक ऐसा स्पेस पोर्ट, जैसे इसरो ने अभी तक जितने भी मिशन लॉन्च किए हैं, जितनी भी सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं, तो आपने एक स्पेस सेंटर का नाम सुना होगा, कौन सा था? सतीश धवन स्पेस सेंटर, सुना ही होगा, ठीक है। चंद्रयान 3 भी वहीं से लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो अभी तक एकमात्र वो इसरो का स्पेस कह सकते हैं पोर्ट था, ठीक है। लेकिन अब इसरो ने दूसरे की तैयारी कर दी है, ठीक है। एक और स्पेस पोर्ट मिलने वाला है, और वो मिलने वाला है कहां पर? तमिलनाडु में, ठीक, याद रखना है, क्योंकि ये इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट है, होने वाला है, मतलब आधारशिला रखी गई है, बन जाएगा होपफुली फ्यूचर में, राइट। तो अभी तक एक था, कौन सा था? सतीश धवन स्पेस सेंटर, लेकिन अब दूसरा मिलने वाला है कहां पर? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वाज अवॉर्डेड विद द 58th एडिशन ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड 2023। तो अभी हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार के 58वें संस्करण से किसे सम्मानित किया गया था? बात हो रही है ज्ञानपीठ अवार्ड की। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारत का सबसे पुराना और सबसे उच्चतम साहित्य के क्षेत्र में सम्मान है, जिसका नाम है ज्ञानपीठ अवार्ड, राइट। और ये 58वां संस्करण है, और ये 2023 के लिए जो अवार्ड दिए गए उनकी बात पूछी गई, कौन रहे विजेता 2023 के ज्ञानपीठ अवार्ड के? ऑप्शन देख लो, सुमित्रानंद पंत हैं, जी ग्रुप हैं, गुलजार हैं, जगत गुरु राम भद्राचार्य है। तो जिन्होंने भी पढ़ा है ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में, थोड़ा जानकारी रखते हैं, तो वो तुरंत एलिमिनेट कर जाएंगे दो ऑप्शन, तो ठीक है, ए और बी तो होंगे ही नहीं, क्योंकि जी शंकरा कुरूप जी पहले रेसिपिएंट थे, पहले व्यक्ति थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। कब मिला था? 1965 में, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत जी भी 2023 में कोई संबंध नहीं है इनका, ठीक है, कि इनको मिले। लेकिन ये याद रखना है कि सुमित्रानंदन पंत जी पहले थे जिनको हिंदी भाषा में साहित्य के लिए यह पुरस्कार मिला था, ठीक। ये पहले हैं जिनको हिंदी भाषा में साहित्य के लिए ज्ञानपीठ मिला था, राइट। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अब बचते हैं ये दो, गुलजार हैं और जगत गुरु राम भद्राचार्य। तो ये दोनों ही विजेता रहे हैं 2023 के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए, याद रखना है, ठीक है। इन दोनों ही का नाम याद रखना है, गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य, राइट। इनको उर्दू के लिए मिला है, गुलजार को। इनका नाम तो आपने सुना भी होगा, गुलजार का, ठीक है, लिरिसिस्ट के रूप में सुना होगा, फिल्म में अगर देखते हैं आप, ठीक है, इनका नाम पढ़ा होगा आपने। और दूसरे जो हैं जगत गुरु जी, इनको मिला है संस्कृत के लिए, ठीक है। तो गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य, इन दोनों के ही नाम याद रखने हैं, ठीक है, 2023 के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में जो और चीजें पूछी जाती हैं, क्या पूछी जाती हैं कि इसका कैश रिवॉर्ड कितना है? कैश रिवॉर्ड है इसका 11 लाख रुपए, ठीक। और याद रखना है क्या, ये भी पूछा जाता है इसके बारे में कि ये पहली बार कब बना था, मतलब गठित कब किया गया था कि ये पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 1961 में इंस्टीट्यूट हुआ था, ठीक। और पहली बार अवार्ड कब दिया गया था? 1965 में। तो इन दोनों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड बना कब था? 1961 में बना था, और पहली बार दिया कब गया है? 1965 में। किसको? जी शंकरा कुरूप जी को, पहले रेसिपिएंट हैं ये, ठीक है, याद रखना है, ठीक। कितनी भाषाओं में साहित्य के लिए मिलता है ये? तो हमारे संविधान की जो 8वीं सूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं के लिए ये ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है, ठीक, उसमें किए गए कार्यों के लिए, ठीक है। 2023 के लिए गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को याद रखना है, दोनों ही नाम याद होने चाहिए। Next, recently PM Modi laid foundation stone of Rangpur railway station in which state as its first railway station। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में अपने पहले रेलवे स्टेशन के रूप में रंगपुर रेलवे स्टेशन की
आधारशिला रखी है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस स्टेट में उस स्टेट के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है? मतलब उस स्टेट में अभी तक रेलवे स्टेशन था ही नहीं, उस स्टेट को अपना पहला रेलवे स्टेशन अब मिला है 2024 में, फरवरी में, और उसकी आधारशिला भी रखी गई है। ठीक, उद्घाटन नहीं हुआ है। ठीक है, ये हो गया कि वहां पे बनेगा। नाम भी याद रखना है, रंगपुर रेलवे स्टेशन उसका नाम होगा। ठीक है, आपको स्टेट बताना है कौन सा है वो स्टेट जहां पर ये रेलवे स्टेशन बन रहा है। लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, सिक्किम। ठीक है, तो वो स्टेट है सिक्किम। ठीक, सिक्किम के पास अभी तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं था, लेकिन अब रंगपुर रेलवे स्टेशन मिलने वाला है सिक्किम को। ठीक है, अब ऐसा क्यों था, अभी तक क्यों नहीं था सिक्किम के पास कोई भी रेलवे स्टेशन? तो सिक्किम की जो ज्योग्राफी है वो कुछ ऐसी है कि वहां पे प्लेन लैंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ज्यादातर एरिया जो है वो कैसा है, हिल्स है और माउंटेन्स है। तो वहां पर इसी कारणवश अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं था। लेकिन अभी इधर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत सरकार ने रणनीति के हिसाब से कुछ सोचकर यहाँ पर जो है आधारशिला रख दी है यहाँ के पहले रेलवे स्टेशन की, जिसका नाम क्या है, रंगपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है, सिक्किम के बारे में जो पूछा जाता है कि ये सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भी है, लीस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया, और दूसरा सबसे छोटा राज्य है अगर हम एरिया की बात करें। ठीक, दूसरा सबसे छोटा राज्य है अगर एरिया की बात करें। पहला सबसे छोटा कौन सा है, गोवा, स्मॉलेस्ट स्टेट है, और सिक्किम दूसरा सबसे छोटा राज्य है अगर हम एरिया की बात करें। और लीस्ट पॉपुलस है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है जनसंख्या में और एरिया में। Recently, which among the following countries joined International Solar Alliance, becoming 119th member? तो अभी हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होकर इसका 119वां सदस्य बन गया है? तो आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य कौन बना है। फरवरी 2024 की बात हो रही है। ठीक, ये है उस 119वें देश का फ्लैग, अगर आप पहचानते हो तो ठीक है। यूरोपियन कंट्री है, कॉन्टिनेंट है यूरोप, और कंट्री है माल्टा। ठीक, 119th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एक अंतरराष्ट्रीय सौर संधि जो कि हमारे भारत का ही विजन था। ठीक है, हमारे भारत भारत की तरफ से ये पहल थी कि हम एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संधि करें जिसमें सभी लोग एक मोटो लें कि हमें किस तरह सौर ऊर्जा का अच्छी तरह इस्तेमाल करना है और कैसे कार्बन एमिशन को कम करना है। ठीक है, और इसी विजन को जो है लेते हुए, मतलब पूरा करते हुए 2015 में ये संधि जो है बनी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका आज हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, और इसके डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, अजय माथुर जी हैं, ये भी याद रखना है। ठीक, अभी हमने बात की थी नेट जीरो कार्बन एमिशन की, कैसे कार्बन एमिशन को कम करें। तो भारत की तरफ से जो लक्ष्य लिया गया है जीरो कार्बन एमिशन का, वो कब तक का है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो जो नेट जीरो कार्बन जो है भारत की तरफ से जो लक्ष्य रखा गया है वो कब तक का रखा गया है, 2070 तक का रखा गया है। ठीक, भारत सरकार बोल रही है कि 2070 तक हो सकता है कि हम नेट जीरो कार्बन एमिशन देश बन जाएंगे। ठीक है, माल्टा है 119वां मेंबर, ये भी याद रखना है, 119वां मेंबर बना है माल्टा। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द इंडियाज फर्स्ट फीमेल पिच क्यूरेटर? तो अभी हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर है। ये है इनकी तस्वीर, ऑप्शंस देख लो, इनका नाम पूछा गया है। जकिंदा कल्याण है, जन्नी नारायण है, वृंदा राठी है, और अलीशा सिंह है। तो ये हैं जकिंदा कल्याण जी, जो कि भारत की पहली फीमेल पिच क्यूरेटर है। पिच क्यूरेटर क्या होता है, जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेट होते हैं तो मैच होने से पहले इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, जो भी आईसीसी के हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं कि पिच कैसी होनी चाहिए, उस स्टैंडर्ड्स के आधार पे पिच तैयार करने का किसका काम है, पिच क्यूरेटर का काम है। और ये भारत की पहली फीमेल पिच क्यूरेटर है जिनका नाम है जकिंता कल्याण। ठीक है, आगे बढ़े जाए।
रिसेंटली इंडस एक्स समिट वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड डैश इन फरवरी 2024। तो अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच फरवरी 2024 में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? आपको बताना है ये सम्मेलन है जिसका नाम है इंडस एक्स। बताना है भारत ने किसके साथ इसको पूरा किया है फरवरी 2024 में। ठीक है, तो नाम में ही छुपा हुआ है इंडस। अगर ऐसे पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगा। IND फॉर इंडिया है और यूएस है, यूएस। ठीक, तो यूएसए और इंडिया के बीच में ये सम्मेलन हुआ था। क्या नाम है? इंडस एक्स। कहाँ पे हुआ था ये भी याद रखना है, न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है। रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेटेड 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया है। बताना है कहाँ पर, मतलब किस राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में। बात हो रही है रायसीना डायलॉग की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, 9वां संस्करण है। ठीक है, और ये याद रखना है कि ये एक बहुपक्षीय सम्मेलन होता है। ठीक है, कई सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जगह बतानी है आपको, तो आसान है। अगर आप ये जानते हो कि रायसीना हिल्स कहाँ पे है, तो रायसीना हिल्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, जहां पर ये समिट हर साल होती है। ठीक है, और कब से हो रही है? 2016 से हो रही है। और 2024 में ये 9वां संस्करण था जो कि फरवरी 2024 में हुआ था। ठीक, थीम भी याद रखना है इस इवेंट का क्या था। रायसीना डायलॉग जो हुआ है इस बार की 2024 की जो थीम है वो क्या है? चतुरांगा कन्फ्लिक्ट कॉन्टेस्ट कॉपरेट क्रिएट। याद रखनी है थीम, कंफ्यूजिंग है, पूछी भी जा सकती है। ठीक है, 4C से याद रख सकते हो कुछ इस तरह से। चतुरांगा है, कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्टेस्ट है, कॉपरेट है, क्रिएट है। ऑर्डर भी याद रखना है इनका, अलट पलट के भी रख सकते हैं। ठीक है, और याद रखना है कि इस बार जो चीफ गेस्ट रहे हैं इसमें वो कौन रहे हैं? वो रहे हैं प्रधानमंत्री किस देश के? ग्रीस के। ठीक, ये भी पूछा जा सकता है इस इवेंट में चीफ गेस्ट कौन था। तो वो प्रधानमंत्री थे ग्रीस के। नाम क्या है? क्रियाकोस मिथसोताकिस। थोड़ा सा कठिन है नाम। ठीक है, लेकिन एक बार सुन लेना। रियाकोस मित्सोताकिस कहाँ के हैं? ये पीएम प्रधानमंत्री कहाँ के हैं? ग्रीस के हैं, जो कि चीफ गेस्ट थे इस इवेंट में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को लेकर ये जो है सम्मेलन होता है जिसका नाम है रसीना डायलॉग। रिसेंटली इंडिया रैंक डैश इन द 12th एडिशन ऑफ ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। तो अभी हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 के 12वें संस्करण में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है। ठीक, 12वां संस्करण है। बताना है इसमें भारत की क्या रैंक रही है। ठीक है, तो पहले भारत की रैंक बताओ, फिर जानते हैं कि टॉप किसने किया है। ठीक है, तो इस सूची में सबसे सबसे ऊपर नहीं, पहले भारत की रैंक क्या रही है वो बतानी है। तो भारत की रैंक रही है इस सूची में 42nd। ठीक, 42वें स्थान पर रहा है हमारा भारत आउट ऑफ 55 कंट्रीज। ठीक, और पहले स्थान पर कौन है? यूएस है। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात हो रही है। ठीक है, ये इंडेक्स बताता है कि किस देश में जो कॉपीराइट है, जो पेटेंट वाले लॉ है। ठीक है, जैसे किसी चीज ने कोई बनाई, किसी ने कोई चीज बनाई। ठीक है, तो वो चीज कॉपी ना हो उस चीज के लिए, या उस चीज को कोई कॉपी ना कर ले उस चीज के लिए कुछ लॉज हैं। जैसे आपने सुना होगा कॉपीराइट है, मेरे पास इस चीज का पेटेंट है। तो अगर वो इस तरह के कॉपीराइट्स ले लेता है तो उस चीज को कोई नकल नहीं कर सकता। ठीक, या फिर उसको कॉपी नहीं कर सकता। अगर करता भी है तो वो एक ऑफेंड होगा। ठीक है, उसको सजा भी मिल सकती है उस पर। ठीक है, तो इस तरह के लॉ जो है, जो आपकी मतलब जो कला है उसको सेव करने का काम करते हैं कि उसका कोई यूज ना कर ले कॉपी करके। इस तरह के जो लॉस है वो कितने ज्यादा अच्छी तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, इस इंडेक्स में ये पता चलता है। ठीक है, तो यूएस में इस तरह के लॉज, इस तरह का कल्चर है जो वो काफी अच्छा है, इसलिए टॉप पर है। भारत की अगर बात करें तो 42nd रैंक पर रहा है। 42nd रैंक पर है। ठीक है, भारत हमारा, तो याद रखना है।
Recently, PM Modi inaugurated Bharat Tex 2024 in which of the following states or UT? तो अभी हाल ही में पीएम मोदी जी ने निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया है? तो भारत टेक्स जिसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ये एक एक्सपो है, ठीक। किस चीज को लेकर? टेक्सटाइल को लेकर, जिसका नाम क्या है? भारत टेक्स। बताना है आपको कहाँ पे हुई, हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है, तेलंगाना है, न्यू दिल्ली है। तो ये एक्सपो लगी थी न्यू दिल्ली में, राइट। नाम याद रखना है, भारत टेक्स। Recently, the fifth edition of International Gita Mahotsav is to be held in which of the following countries in March 2024? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण मार्च 2024 में किन देशों में आयोजित किया जाना है? किन देशों तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, किस देश में होना चाहिए, किस देश में आयोजित किया जाना है, ठीक। मार्च 2024 में। आज अगर पढ़ रहे हो तो ये इवेंट हो चुका होगा, ठीक। 5वां संस्करण है इंटरनेशनल गीता महोत्सव का और ये होने वाला है हमारे पड़ोसी देश में, श्रीलंका में, क्योंकि हमारे पास में ही है, ठीक है। तो श्रीलंका में इंटरनेशनल गीता महोत्सव होने वाला है, 5th एडिशन है ये, याद रखना है, ठीक। 5वां संस्करण 2024 मार्च, ठीक। भागवत गीता किसने लिखी थी? राइटर कौन है उसके? वेद व्यास जी ने लिखी थी, ठीक है। किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत में लिखी थी। आगे बढ़ा जाए। Recently, Mobile World Congress 2024 was held in which of the following country? तो अभी हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई थी? बात हो रही है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की, एक सम्मेलन है मोबाइल वर्ल्ड को लेकर, बताना है कहां पर ये आयोजित किया गया था। हिंट के लिए यहां पर दे रखा है बार्सिलोना। अगर आपको पता है बार्सिलोना कहां पर है तो अच्छी बात है, वरना बार्सिलोना है जहां पर मैड्रिड है। अब बताओ मैड्रिड कहाँ की कैपिटल है इनमें से? ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, स्पेन है, न्यूजीलैंड है। तो मैड्रिड इज द कैपिटल ऑफ स्पेन, ठीक। तो ये हिंट के लिए था, मैड्रिड नहीं, सिटी की बात करें तो बार्सिलोना में ये मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। मैड्रिड भूल जाना, लिखा है हिंट के लिए केवल। मैड्रिड तो कैपिटल है स्पेन की, स्पेन है वो कंट्री जहां पे हुई है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024। नेक्स्ट है रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड नेशनल इनिशिएटिव नेम्ड वनतारा फॉर एनिमल वेलफेयर? तो अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किसने पशु कल्याण के लिए वनतारा नामक एक राष्ट्रीय पहल शुरू की है? तो एक नेशनल इनिशिएटिव है जिसका नाम है वनतारा, ठीक। और ये किस चीज को लेकर है? पशु कल्याण को लेकर है। किसने इसमें से, इनमें से किसने इसको शुरू किया है ये बताना है। ऑप्शन देख लो, रिलायंस फाउंडेशन है, अदानी फाउंडेशन है, टाटा ट्रस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री। तो जो वनतारा नाम का इनिशिएटिव है ये शुरू किया गया है अनंत अंबानी जी द्वारा, अभी ये चर्चा में भी रहा था। और अनंत अंबानी जी किसके मालिक हैं? रिलायंस फाउंडेशन के हैं। वनतारा नाम का इनिशिएटिव शुरू किया है, ठीक है। अब इस इनिशिएटिव के चलते करेंगे क्या ये? इस इनिशिएटिव के चलते गुजरात में ये जो है 3000 एकड़ के लैंड को ये कन्वर्ट करेंगे फॉरेस्ट के रूप में, ठीक है, जंगल के रूप में। और ये जो जंगल होगा ये एक नया घर होगा किनके लिए? वाइल्ड लाइफ के लिए, जानवरों के लिए, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव है किसके लिए? वाइल्ड लाइफ के लिए और उनको कंजर्व रखने के लिए, ठीक है। एक अच्छा इनिशिएटिव है और यहाँ पर उन सभी जानवरों का ख्याल रखा जाएगा हर तरह से, चाहे उनके स्वास्थ्य का हो या फिर खाने पीने का हो। और जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको भी लाकर यहाँ पर कंजर्व रखा जाएगा। इनिशिएटिव का नाम क्या है? वनतारा। वनतारा का मतलब क्या है? वन का मतलब फॉरेस्ट और तारा का मतलब स्टार, तो स्टार ऑफ फॉरेस्ट इज द मीनिंग फॉर वनतारा। और ये इनिशिएटिव रिलायंस फाउंडेशन द्वारा है, 3000 एकड़ के लैंड को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करा जाएगा। गुजरात में recently Odysseus became the first commercial moon lander to successfully land on the moon and it belongs to which country? तो अभी हाल ही में ओडिशियस चंद्रमा का सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला वाणिज्यिक चंद्रमा लैंडर बन गया है और ये किस देश से संबंधित है? तो सबसे पहले तो याद रखना है ये नाम ओडिशियस, ठीक। ये विश्व का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर बन चुका है, मतलब ये विश्व की पहली प्राइवेट कंपनी है जो कि मून पर सफलतापूर्वक लैंड कर पाई है, ठीक। अभी तक जो
किसी भी देश की जो सरकारी एजेंसी है, जो स्पेस एजेंसी है, वही अभी तक पहुंच पाई थी मून तक। जैसे कि हमारी भारत की इसरो, ठीक है, यूएसए की नासा है, जापान की एस जक्सा, ये भी चर्चा में रही थी अभी हाल ही में। लेकिन अभी इससे पहले कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं थी जो भी मून पर सफलतापूर्वक लैंड कर पाई हो। ओडिशियस पहली है विश्व की। और ये किस कंट्री को बिलोंग करती है, आपको ये बताना है। जापान है, यूएस है, यूके है, रशिया है। तो यूएस की है ये ओडिशियस कंपनी, प्राइवेट है, पहली जो मून पर सफलतापूर्वक लैंड कर पाई है। रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेटेड स्टैचू ऑफ बिरला लाचित बोरफुकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में बिरला लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। तो आपको बताना है प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी एक स्टैचू का उद्घाटन किया है। किनके स्टैचू का? बिरला लाचित बोरफुकन जी के। कुछ इस तरह का ये स्टैचू दिख रहा है। कहां पर, किस स्टेट में? ऑप्शन देख लो, म्यांमार है, असम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है। तो बिरला लाचित बोरफुकन जो स्टैचू है ये असम में लगाया गया, इंस्टॉल किया गया, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है? 125 फीट ऊंचा है ये स्टैचू, इस तरह का दिखता है, राइट। असम में है, याद रखना है। अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024, इंडिया रैंक डैश एज लार्जेस्ट डिजिटल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में कौन सा स्थान पर है? तो भारत की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 के लिए। आपको बताना है इसमें भारत की क्या रैंक रही है अगर हम डिजिटल इकोनॉमी की बात करें, ठीक है। तो जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि सारी चीजें डिजिटल होती जा रही हैं भारत में, ठीक है। तो इसके आधार पर जो इकोनॉमी चल रही है, ठीक, तो कौन सा देश सबसे ऊपर है या भारत की कौन सी रैंक रही है इस रिपोर्ट में, ये आपको बताना है। अभी भारत की पूछी गई है, तो भारत तीसरे नंबर पे है डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, ठीक है। वही टॉप पर कौन रहा है? तो टॉप पर रहा है यूएस, ठीक है। दूसरे नंबर पे है चाइना और तीसरे नंबर पे हम है, ठीक, भारत, ठीक है। तो याद रखना है यूएस है टॉप पर इस इंडेक्स में या फिर रिपोर्ट में। अकॉर्डिंग टू साइबर क्राइम रिपोर्ट बाय Kaspersky, इंडिया रैंक्ड डैश एज मोस्ट टारगेटेड कंट्री इन 2023। तो कैस्परस्काई की साइबर क्राइम रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2023 में सबसे अधिक लक्षित देश के रूप में किस स्थान पर रखा गया है या फिर कौन सा स्थान दिया गया है भारत को? तो एक साइबर क्राइम रिपोर्ट है कैस्परस्काई द्वारा, उसमें बताना है कि भारत को कौन सा स्थान मिला है अगर हम सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की बात करें, किससे? साइबर क्राइम से, ठीक है। मोस्ट टारगेटेड कंट्री के रूप में भारत कौन से स्थान पर है इस लिस्ट में? तो भारत है 80 80th स्पॉट पे, सॉरी 80 कह रहा हूं, ठीक है। भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 80 है इस इंडेक्स में, ठीक, इस रिपोर्ट में। साइबर क्राइम रिपोर्ट है, ठीक, याद रखना है। एज मोस्ट टारगेटेड कंट्री भारत है ऑन द 80th स्पॉट। नेक्स्ट है रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी हाल ही में भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान चेयर निम्नलिखित में से किस देश में स्थापित की गई थी? यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, किस देश नहीं होना चाहिए यहाँ पर, इनमें से किसमें स्थापित की गई है। तो भारत की पहली गति शक्ति रिसर्च चेयर है, बताना है आपको इनमें से किसमें स्टैब्लिश की गई है, लगाई गई है। IIM अहमदाबाद है, IIM शिलोंग है, IIM बेंगलुरु है, IIM लखनऊ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो ये लगाई गई है मेघालय में। हिंट के लिए बता रहे हैं, ऑप्शंस देख के बताओ कहाँ है, कौन सी IIM मेघालय में है? तो IIM शिलोंग, ठीक, जो कि कहाँ है? मेघालय में है। और भारत की पहली गति शक्ति रिसर्च चेयर है, किस मंत्रालय द्वारा लगाई गई है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक। ये जो मंत्रालय है इसने भारत की पहली गति शक्ति रिसर्च चेयर है, एक अनुसंधान चेयर है, ठीक है। और इसको बनाया गया है स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे हम जो है पोर्ट्स को और जो शिपिंग है, जो वाटरवेज है, उनको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। वहां का जो एरिया में जो भी पोर्ट्स हैं
और जो वाटरवेज है उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। ठीक, इसके आधार पर ये रिसर्च चेयर लगाई गई है IIM शिलोंग में। ठीक है, बात करते हैं अगर इस मिनिस्ट्री की, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, तो इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? सरबनंद सोनोवाल है। IIM शिलोंग याद रखना है। रिसेंटली हु वाज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन देख लो, जूलिया सेबुतिंदे हैं, नवाब सलाम है, रस्क मेलन है, स्टेफन मैक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष बन चुके हैं नवाब सलाम, राइट। और ये जो वर्ल्ड कोर्ट है, वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जा सकता है इसको, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या फिर ये कोर्ट कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड्स। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड्स में। प्रेसिडेंट कौन नए बन गए? नवाब सलाम। रिसेंटली द 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल वाज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, तो अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आरंभ किया गया, या फिर लॉन्च की शुरुआत की गई, शुरू नहीं किया गया। ठीक, ऐसा पूछा, बताना है 11वां इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, बस सीधी बात ये। ऑप्शन देख लो, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, और मध्य प्रदेश है। चलो हिंट के लिए बता देते हैं, बनवारी लाल पुरोहित। अब आप बताओ, बनवारी लाल पुरोहित किससे संबंधित है? चंडीगढ़। ठीक, चंडीगढ़ यूटी है, और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। ठीक है, और चंडीगढ़ में ही 11वां इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल हुआ है, कठपुतली को लेकर महोत्सव हुआ है, राइट, याद रखना है। एक चीज यहाँ पे और देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक पिज्जा निकल रहा है इस तरह से, ठीक है, और ये एक पिज्जा ATM है। ठीक, और ये नॉर्थ इंडिया का पहला पिज्जा ATM है, वो भी कहाँ पे लगाया गया है? चंडीगढ़ में ही लगाया गया है, इसलिए भी याद रखना है चंडीगढ़ को, राइट। नॉर्थ इंडिया का पहला पिज्जा ATM कहाँ पे? चंडीगढ़ में। ठीक, ये भी लॉन्च हुआ है, राइट। जिस तरह पैसे निकलते हैं ATM से, उसी तरह पैसे डालो और पिज्जा आपको मिलेगा, ठीक है, वेंडिंग मशीन से। According to a report by Booking.com, which among the following states is the most welcoming region in the India in 2024? तो Booking.com की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2024 में भारत में सबसे अधिक स्वागत करने वाला क्षेत्र है? तो आपको भारत में सबसे अधिक स्वागत करने वाला क्षेत्र बताना है अकॉर्डिंग टू Booking.com 2024 में। ऑप्शंस देख लो, ठीक है, उत्तराखंड है, गोवा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है। हिंट के लिए बता देते हैं कि यहाँ के गवर्नर जो है वो शिव प्रताप शुक्ला जी है। अब बताओ, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला जी, और यहाँ के CM कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश है मोस्ट वेलकमिंग रीजन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू Booking.com। आगे बढ़ा जाए, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है भाई? शिमला है ना, लेकिन शिमला जो है वो समर कैपिटल है, और विंटर कैपिटल क्या है? धर्मशाला है। नेक्स्ट है, रिसेंटली वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क नेम्ड जामा अल दजाजैर was inaugurated in which of the following countries? तो हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में जामा अल दजाजैर नामक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया है? बात हो रही है विश्व की सबसे बड़ी तीसरी मस्जिद की, ठीक है, नाम भी याद रखना है, क्या है? जामा अल दजाजैर। मस्जिद का नाम क्या है? जामा अल दजाजैर। कहाँ पे उद्घाटन हुआ ये बताना है, और ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद होगी, या है मतलब। ऑप्शन देख लो, सऊदी अरेबिया है, UAE है, अल्जीरिया है, इजिप्ट है।
तो जो कंट्री है वो साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका की नहीं, मतलब अफ्रीकन कंट्री। नेक्स्ट है रिसेंटली वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क नेम्ड जामा। नेक्स्ट है रिसेंटली वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क नेम्ड द जामा अल दजाजैर was inaugurated in which of the following countries। तो अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में जामा अल दजाजैर नामक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात हो रही है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद की। नाम क्या है? जामा अल दजाजैर। ठीक है, नाम भी याद रखना है। कहाँ पे उद्घाटन हुआ है, किस देश में, ये बताना है। ऑप्शन देख लो, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, अल्जीरिया है, इजिप्ट है। तो जो कंट्री है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को बिलोंग करता है, और कंट्री कौन सा है? अल्जीरिया। ठीक, कॉन्टिनेंट की बात करें, अफ्रीकन, ठीक, कंट्री है ये अल्जीरिया, जहां पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद उद्घाटन हो चुका है। ठीक, विश्व की ये तीसरी सबसे बड़ी है, तो विश्व की सबसे बड़ी कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया। मक्का मदीना आपने सुना होगा नाम, ठीक है, सभी ने सुना होगा। तो सऊदी अरेबिया में है सबसे बड़ी, ठीक, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद। और तीसरी सबसे बड़ी अभी बनी है कहां पर? अल्जीरिया में उद्घाटन हुआ है। आगे बढ़ा जाए। Recently, a military exercise named Steadfast Defender 2024 was organized by which of the following। तो अभी हाल ही में स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 नामक एक सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया था? बात हो रही है एक मिलिट्री एक्सरसाइज की, सैन्य अभ्यास की, इसका नाम क्या है? स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 के लिए। इनमें से किसने आयोजित किया था ये? एंजस है, ब्रिक्स है, सार्क है, नाटो। तो स्टेडफास्ट डिफेंडर कौन करवाता है? नाटो करवाता है। नाटो का मतलब क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये एक सैन्य संधि है। ठीक, कब स्टैब्लिशमेंट हुआ था? 1949 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। और इसके हेड कौन है? डीजी कौन है? जेन स्टॉटनबर्ग है। ठीक है, नाटो के। तो ये है नाटो के बारे में जानकारी, जिसने आयोजित करवाया है स्टेडफास्ट डिफेंडर। ठीक है, एक सैन्य संधि है, ये मिलिट्री अलायंस है, और इसके 32 मेंबर्स हैं। ठीक, ये भी पूछा जाता है। ठीक, जिसमें से 30 आपका जो है यूरोपियन कंट्रीज हैं, और दो जो हैं वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। वो दो नॉर्थ अमेरिका की कंट्री कौन कौन से हैं? एक तो यूएस है और कनाडा है, राइट। और बाकी जो 30 हैं वो यूरोप के हैं। तो कुल मिला के 32 मेंबर्स हैं नाटो के। ठीक है, स्टेडफास्ट डिफेंडर। Recently, India conducted fifth edition of a military exercise named Dharm Guardian in which of the with which of the following। तो अभी हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किसके साथ धर्म गार्जियन नामक सैन्य अभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन किया है? ठीक, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है धर्म गार्जियन, 5वां संस्करण है। बताना है भारत ने इसको किसके साथ पूरा किया है। ऑप्शंस देख लो, नेपाल है, श्रीलंका है, जापान है, यूएस है। हिंट के लिए यहाँ पर ये फ्लैग दे रखे हैं, तो एक भारत का है हमारे, और दूसरा ये वाला जापान का है। ठीक है, तो जापान और भारत के बीच में हुआ है 5वां संस्करण, एक सैन्य अभ्यास है, धर्म गार्जियन, नाम याद रखना है। ठीक है, कहां पर हुआ है? राजस्थान में हुआ है, भारत में ही। ठीक, रिसेंटली विच एडिशन ऑफ अ नेवल एक्सरसाइज मिलन was hosted in विशाखापट्टनम in February 2024। तो अभी हाल ही में फरवरी 2024 में विशाखापट्टनम में नौसेना अभ्यास मिलन, मिलन होना चाहिए यहाँ पे, मिलान नहीं होना चाहिए, के किस संस्करण की मेजबानी की गई थी? ठीक है, तो अभी एक नौसेना अभ्यास है जिसका नाम है मिलन। ठीक, कहाँ पे हुई है ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। विशाखापट्टनम। स्टेट की बात करें तो आंध्र प्रदेश। ठीक, बताना है ये 2024 में कौन सा संस्करण हुआ है, ये बताना है आपको। तो ये 12वां संस्करण था जो 2024 में हुआ है।
एक नौसेना अभ्यास का जिसका नाम है मिलन। ठीक, विशाखापट्टनम में हुई है आंध्र प्रदेश में, ये भी याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई है। नेक्स्ट है, रिसेंटली अ ट्रायलेटरल एक्सरसाइज नेम्ड दोस्ती 16 वाज कंडक्टेड अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो अभी हाल ही में दोस्ती 16 नामक एक त्रिपक्षीय प्रदर्शनी निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित की गई थी। पहली बात तो यहाँ पे प्रदर्शनी नहीं, त्रिपक्षीय अभ्यास होना चाहिए। ठीक, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है जिसका नाम है दोस्ती 16, 16वां संस्करण था ये। बताना है किन देशों के बीच में हुई है। इंडिया मालदीव्स जापान है, इंडिया नेपाल बांग्लादेश है, इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका है, इंडिया श्रीलंका मालदीव्स है। ऑप्शंस देख लो एक बार, देख लिए। ठीक है, तो ये हुई है इंडिया श्रीलंका मालदीव्स के बीच में। ठीक, याद रखने के लिए याद रख सकते हो, सिम सिम कार्ड होता है ना मोबाइल का, तो श्रीलंका है, इंडिया है, मालदीव्स। ट्रायलेटरल एक्सरसाइज है, तीन पक्षीय अभ्यास है, और याद रखना है ये नेवल एक्सरसाइज है, नौसेना अभ्यास है, जिसका नाम क्या है, दोस्ती। ठीक है, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पे हुई है, तो ये मालदीव्स में हुई थी। मालदीव्स मालदीव्स ने मेजबानी की थी इस अभ्यास की। ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं कि भारत की तरफ से किस शिप ने या फिर किस कोस्ट गार्ड शिप ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो आईसीजीएस इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अभिनव ने और सामर्थ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने निम्नलिखित में से किस शहर में वायु शक्ति 24 अभ्यास आयोजित किया है। बताओ भाई, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक एक्सरसाइज जिसका नाम है वायु शक्ति आयोजित की गई कहां पर, इनमें से। तो वायु शक्ति किसके द्वारा की जाएगी, वायु शक्ति नाम से ही पता चल रहा है इंडियन एयरफोर्स द्वारा की जाएगी। तो इसमें जो भी हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, जैसे मिराज हो गया, सुखोई हो गया, राफेल हो गया, ठीक है, और भी हैं, तो इन सभी ने पार्टिसिपेट किया और अपना शक्ति प्रदर्शन किया, प्रैक्टिस किया। ये एक्सरसाइज वायु शक्ति हुई कहाँ पे, ये बताना है। ऑप्शन देखोगे, बीकानेर है, जयपुर है, जैसलमेर है, जोधपुर है। तो ऑप्शन से समझ आ रहा है कि ये एक्सरसाइज राजस्थान में हुई है, लेकिन सिटी पूछा गया है, तो ये जैसलमेर में एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है वायु शक्ति। याद रखना है कहाँ पे हुई है, राजस्थान में हुई है। रिसेंटली अ मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4th was conducted in which of the following countries। तो अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में एक बहुराष्ट्रीय सैन्य निष्पादन शांति प्रयास 4 आयोजित किया गया था। तो आपको बताना है एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है शांति प्रयास, चौथा संस्करण था। कहां पर आयोजित हुआ है ये, तो जहां पर आयोजित हुआ है ये है उस देश का फ्लैग। अगर आप इस फ्लैग को पहचानते हो, ये है कहाँ का, नेपाल का, राइट। तो नेपाल में ये सैन्य अभ्यास हुआ है शांति प्रयास 4, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है ये। कई सारे देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया होगा। Recently, Union Minister of Skill Development launched the first ever Skill India Center in which of the following states। तो अभी हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास मंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला कौशल भारत केंद्र शुरू किया है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला स्किल इंडिया सेंटर है। ठीक है, किसने इसको लॉन्च किया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट। कौन है भाई ये, बताओ, केंद्रीय मंत्री कौन है स्किल डेवलपमेंट के, तो वह है धर्मेंद्र प्रधान जी। एक और मंत्रालय है इनके पास, कौन सा, एजुकेशन मिनिस्ट्री का। ठीक, एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं ये, और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के भी ये जो है मंत्री हैं। ठीक, तो इन्होंने लॉन्च किया है भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर, किस स्टेट में, इनमें से आपको बताना है। तो ये पहला सेंटर लॉन्च हुआ है संबलपुर में। अब आप बताओ ऑप्शंस में से संबलपुर कहाँ है, तो वो है उड़ीसा में। ठीक है, भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर है कहाँ पे, उड़ीसा में। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू अचीव 100% सैचुरेशन इन हर घर
जल स्कीम। तो अभी हाल ही में कौन सा उत्तर पूर्व राज्य हर घर जल योजना में 100% संतृप्ति हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आपको बताना है कि पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जहां पर पूरी तरह हर घर जल जो स्कीम है वो लागू हो चुकी है, ठीक, या इसका जो भी मोटिव था वो पूरा हो चुका है, और ये पहला राज्य है नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है। ऑप्शन देख लो, गोवा है, उत्तर प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है और राजस्थान। पहली बात तो ऑप्शन देखोगे तो आंसर अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ना तो गोवा है, ना ही उत्तर प्रदेश है, ना ही राजस्थान है, तो बचता क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश है फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ठीक, जहां पे हर घर जल मिशन पूरा हुआ है, ठीक है। तो ये पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट है और ये 10वां इंडियन स्टेट है, ठीक। भारत का 10वां है और नॉर्थ ईस्ट का पहला है अरुणाचल प्रदेश। और वैसे भारत का पहला कौन सा था जहां पे हर घर जल मिशन पूरा हुआ था? वो था गोवा, ठीक। अब हर घर जल मिशन की अगर बात करें तो बेसिकली ये स्कीम थी 2019 में लॉन्च हुई थी। उद्देश्य क्या था इसका? कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र है वहां तक टैप वाटर पहुंचाना, नलों का पानी वहां तक पहुंचाना, इसका उद्देश्य था इस स्कीम का, ठीक है। 2019 में जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था इसको, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में इसको पूरा किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। तो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के घर हैं, जितने भी 100% सभी घरों में मतलब टैप वाटर पहुंचाना, टैप कनेक्शन पहुंचाना, ठीक है। रिसेंटली अ ट्राइबल फेस्टिवल नेम्ड समाका सारालामा जतारा स्टार्टेड ऑफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में समाका सारालामा जतारा नामक एक आदिवासी त्योहार शुरू किया गया था या शुरू हुआ? तो इस त्योहार का नाम याद रखना है, क्या है? समाका सारालामा जतारा बताना है। और ये एक कैसा फेस्टिवल है? ट्राइबल फेस्टिवल है, आदिवासी त्योहार है, ठीक। कहाँ पे हुआ है? तेलंगाना में हुआ है, ठीक। नाम याद रखना है, समाका सारालामा जतारा, तेलंगाना ट्राइबल फेस्टिवल है। Recently, President Draupadi Murmu inaugurated National Tribal Festival named आदि महोत्सव held in which of the following state और यूटी? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित आदि महोत्सव नामक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया? सिंपली आपको बताना है कि आदि महोत्सव जो एक ट्राइबल फेस्टिवल है, आदिवासी फेस्टिवल है, ये भी आदि महोत्सव कहाँ पे हुआ है, इसका उद्घाटन आपको ये बताना है किसने किया है? राष्ट्रपति मुर्मू जी ने किया है। तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में, ठीक, याद रखना है। वो वाला तेलंगाना में हुआ था, समारा का, ठीक, नाम याद रखना है। और ये आदि महोत्सव न्यू दिल्ली में हुआ है, फरवरी 2024। रिसेंटली सीएम नवीन पटनायक इनॉग्रेटेड बख्शी श्री शंकरा कैंसर सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अभी हाल ही में सीएम नवीन पटनायक जी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में बख्शी श्री शंकरा कैंसर केंद्र का उद्घाटन किया है? तो आपको बताना है बागची श्री शंकरा कैंसर सेंटर कहाँ पे उद्घाटन हुआ? इसका उद्घाटन किया किसने है? नवीन पटनायक जी ने, ठीक। और ये चीफ मिनिस्टर है, कहाँ के हैं? ऑप्शन देख लो, पता चल जाएगा आंसर, ठीक। तो नवीन पटनायक जी हैं उड़ीसा के सीएम, ठीक है, जहां पर ये उद्घाटन किया गया है किसका? बख्शी श्री शंकरा कैंसर सेंटर का। याद रखना है इस सेंटर का भी नाम, और जहां पे उद्घाटन हुआ है उड़ीसा में। रिसेंटली द सेकंड स्टेट लेवल शहरी समृद्धि उत्सव वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? तो अभी हाल ही में द्वितीय राज्य स्तरीय शहरी समृद्धि उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो शहरी समृद्धि उत्सव कहां पर हुआ है, किस राज्य में, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देख लो, मेघालय है, मध्य प्रदेश है, त्रिपुरा है और उत्तर प्रदेश है। हिंट के लिए बता देते हैं, इसका उद्घाटन किया है सीएम मनिक शाह जी ने। अब देख लो ये कहाँ के सीएम है, मनिक शाह जी। तो ये है त्रिपुरा के, ठीक है, जहां पर ये शहरी समृद्धि उत्सव हुआ है, ठीक है। कहां हुआ है? त्रिपुरा में हुआ है। रिसेंटली विच कंट्री वन द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 इन मेंस कैटेगरी? तो अभी हाल ही में किस देश ने पुरुषों की श्रेणी में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 जीती है?
बात हो रही है एक बैडमिंटन इवेंट की, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024। बताना है इसमें पुरुष कैटेगरी में कौन सा देश विजेता रहा है। ठीक है, फोटोज देखोगे तो यहाँ पे एक हमारे भारत की भी तस्वीर दिख रही है और दूसरा, इस फ्लैग को पहचानते होगा तो ये चाइना की दिख रही है। ठीक है, तो याद रखना है कि मेंस कैटेगरी में चाइना ने जीता है। ठीक, और हमारा भारत जो है वो जीता है विमेंस कैटेगरी में इस इवेंट को। ठीक, तो दोनों के यही नाम याद रखने हैं, चाइना और इंडिया, दोनों को ही याद रखना है। ठीक, ये याद रखना है हमारे भारत ने विमेंस कैटेगरी में जीता है, मेंस कैटेगरी में चाइना ने जीता है। हो सकता है ये भी पूछा जाए ये इवेंट हुआ कहाँ पे था, तो ये होस्ट कौन था, मलेशिया था, याद रखना। ठीक, ये इवेंट कहाँ हुआ है, मलेशिया में हुआ है। ठीक, तो हम जीते हैं विमेंस कैटेगरी में, चाइना जीता है मेंस कैटेगरी में। रिसेंटली हु वाज नेम्ड एज कैप्टन ऑफ द आईपीएल्स ग्रेटेस्ट ऑल टाइम टीम। तो अभी हाल ही में किसे आईपीएल की महानतम सर्वकालीन टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया था। तो आईपीएल की तरफ से ग्रेटेस्ट ऑल टाइम टीम कैप्टन कौन बना दिया गया है, या फिर ये टाइटल किसको दिया गया है अभी। ठीक, हिंट के लिए साफ पता चल रहा है, जर्सी नंबर 7 MS धोनी जी। ठीक, आईपीएल की बात करें, सीएसके के कप्तान। ठीक, और ये भी याद रखना है कि सीएसके जो है लास्ट वाला आईपीएल जीती भी थी, और उसी के साथ सबसे ज्यादा बार अभी तक आईपीएल जो जीता है वो कौन सी टीम जीती है, सीएसके जीती है, और मुंबई भी, दोनों बराबरी पर है। दोनों ने ही 5 बार आईपीएल की जो ट्रॉफी है वो जीती है। ठीक, फिलहाल के लिए आईपीएल ग्रेटेस्ट ऑल टाइम टीम कैप्टन जो है वो है MS धोनी। नेक्स्ट है, रिसेंटली नासा अनाउंस टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी हाल ही में नासा ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। तो नासा ने घोषणा कर दी है कि वो लॉन्च करने वाले हैं विश्व का पहला वुडन सैटेलाइट। किसकी मदद से या फिर किसके साथ मिलकर ऐसा करने वाली है नासा, आपको ये बताना है। ऑप्शंस देख लो, जक्सा है, रॉसकोसमोस है, इसरो है, CNS है, मतलब चाइनीज स्पेस, चाइना की स्पेस एजेंसी है, हमारे भारत की है, रशिया की है, या फिर जापान की है। तो अभी तक जब भी हम सैटेलाइट की बात सुनते थे तो हमें लगता था, हमारे मन में आता है कि सैटेलाइट जितनी भी बनी होती है, और सही में असल में बनी होती है हाई एंड मेटल्स की, हाई क्वालिटी मेटल्स की बनी होती है। लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा, विश्व की पहली सैटेलाइट होगी जो वुड का इस्तेमाल किया गया होगा जिसको बनाने में। नेक्स्ट है, रिसेंटली नासा अनाउंस टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी हाल ही में नासा ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। तो नासा ने अनाउंस कर दिया है कि वो लॉन्च करने वाले हैं विश्व की पहली वुडन सैटेलाइट। अभी तक जितनी भी सैटेलाइट्स सुनते थे तो हम ये जानते हैं कि सैटेलाइट जो बनी होती है वो हाई एंड मेटल्स की बनी होती है, हाई क्वालिटी मेटल्स की बनी होती है। लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा कि जो सैटेलाइट होगी वो वुड से बनी हुई होगी, विश्व की पहली वुडन सैटेलाइट होगी। और नासा किसके साथ ऐसा मिलकर करने वाला है, इनमें से देख लो, जक्सा है, रॉसकोसमोस है, इसरो है, CNS है। ये सारी स्पेस एजेंसीज हैं, जक्सा हो गई जापान की, रॉसकोसमोस रशिया की, इसरो हमारे भारत की, CNS है चाइना की। तो नासा और जक्सा मिलकर ऐसा करने वाले हैं, अनाउंस कर दिया है। ठीक है, और एक किस मिशन के चलते ऐसा लॉन्च करने वाले हैं, तो लिग्नोसैट प्रोब नाम का मिशन है, जिसके चलते विश्व की पहली वुडन सैटेलाइट लॉन्च करेंगे नासा और जापान ने मिलकर, ऐसा अनाउंस किया है। राइट, और इसमें जो वुड इस्तेमाल होने वाली है वो होने वाली है मंगोलिया वुड। ठीक है, तो याद रखना है नासा और जक्सा, ठीक है, यूएस और जापान मिलकर ऐसा करने वाले हैं विश्व की पहली वुडन सैटेलाइट। रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड यूविका प्रोग्राम। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने यूविका प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक, तो यूविका का मतलब है युवा विज्ञानी कार्यक्रम। ठीक है, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है ये। यहाँ पे देखोगे फोटो दे रखी है, तो ये रॉकेट एक है, तो आप समझ जाओगे हिंट से। ऑप्शन देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, DRDO है, इसरो है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसरो है, इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया गया है यूविका प्रोग्राम।
रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड विद जीवन रक्षा पदक? तो अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किसे जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया था? नाम से समझ आ रहा है ये जो जीवन रक्षा पदक है बेसिकली किसके लिए है? लाइफ रेस्क्यू के लिए, किसी की जान बचाने के लिए है, या फिर कोई ऐसी स्थिति में है जहां पर उसकी जान जा सकती है, ऐसी स्थिति से बचाने के लिए भी ये पदक मिलता है। निम्नलिखित में से किसको मिला है? देख लो, प्रीति रजक है, पलक कुमारी है, शशिकांत कुमार है और मयंक श्रीवास्तव है। तो शशिकांत कुमार जी को जीवन रक्षा पदक मिला है। इन्होंने एक महिला की ऐसी स्थिति से जान बचाई थी या फिर उसको सेफ जोन में करा या उसकी मदद की, जिसके लिए इनको जीवन रक्षा पदक मिला है। शशिकांत जो है वो कांस्टेबल है किसमें? आरपीएसएफ में, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स जो होती है, ठीक। शशिकांत कुमार जीवन रक्षा पदक। Recently, who among the following was named as Punjab's state icon ahead of लोकसभा polls? तो अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किसे लोकसभा चुनावों से पहले पंजाब के राज्य आइकन के रूप में नामित किया गया था? तो आपको बताना है पंजाब का स्टेट आइकन कौन बन चुका है लोकसभा पोल से पहले। अभी लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, उससे पहले पंजाब ने अपना स्टेट आइकन घोषित कर दिया है या डिक्लेयर कर दिया है, अनाउंस कर दिया है। ये है उनकी तस्वीर, सभी लोग इनसे परिचित हैं, और ये है शुभमन गिल, पंजाब के स्टेट आइकन है ये, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। Recently, who among the following was conferred with France's highest civilian award named Knight of Legion of Honor in February 2024? तो अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किसे नाइट ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर नामक फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फ्रांस का जो सबसे उच्चतम जो नागरिक सम्मान है, जिसका नाम है नाइट ऑफ लेजन ऑफ ऑनर, फ्रांस का ये सम्मान है, किसको इनमें से सम्मानित किया गया? ऑप्शन देख लो, जयशंकर जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, शशि थरूर जी हैं। तो ये सम्मान मिला है शशि थरूर जी को, ठीक है। फरवरी 2024 की बात है, ठीक। पूछा जाता है ये प्रश्न, ठीक है। तो याद रखना है शशि थरूर जी का नाम। फरवरी 2024 में फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको मिला है, नाइट ऑफ लेजन ऑफ ऑनर। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग अनाउंस टू लॉन्च एन एआई सर्विस नेम्ड हनुमान? तो निम्नलिखित में से किसने हनुमान नामक एआई सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो आपको बताना है हनुमान नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस है, कौन इनमें से शुरू करने वाला है उसको, ठीक है। ऑप्शंस देख लो, अदानी ग्रुप है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टीसीएस है, लार्सन एंड टर्बो है। नाम इंटरेस्टिंग है हनुमान, नाम भी याद रखना है। और ये सर्विस शुरू करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज किसके साथ मिलके? भारत जीबीटी के साथ मिलके, ठीक। तो रिलायंस और भारत जीबीटी मिलकर लॉन्च करेंगे हनुमान एआई सर्विस। रिसेंटली हु वाज कन्फर्ड विद ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर टाइटल? अभी हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो बताओ भाई, कौन बन चुका है ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर, वैश्विक जैन शांति राजदूत? ये है उनकी तस्वीर, ठीक। और ये हैं आचार्य लोकेश मुनि जी, जो बन चुके हैं ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर, वैश्विक जैन शांति राजदूत। रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट नेम्ड कान? तो अभी हाल ही में किस देश ने कान नामक पहली पांचवी पीढ़ी का विमान लॉन्च किया है? तो किस देश को मिल चुका है अपना पहला पांचवी पीढ़ी का विमान, और विमान का नाम क्या है? कान। ये भी याद रखना है। ऑप्शन देखो, तुर्की है, इजिप्ट है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है। तो तुर्की है वो देश जिसने लॉन्च किया है अपना पहला फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट। रिसेंटली हु वाज अवॉर्डेड विद रोलैंड बुक प्राइज 2024? तो अभी हाल ही में रोलैंड बुक प्राइज 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है ये जो रोलैंड बुक प्राइज है, इनमें से किसको इससे सम्मानित किया गया? रोलैंड बुक प्राइज फ्रांस की तरफ से दिया जाता है। ऑप्शंस देखो, आर एस मुनि है, पंकज कुमार चटर्जी हैं, रघुवर दास हैं, श्रीधरन पिल्लई है। तो पंकज कुमार चटर्जी जी को मिला है रोलैंड बुक प्राइज 2024 का।
ठीक है, याद रखना है इनका नाम पंकज कुमार चटर्जी। ये कुछ और बुक्स हैं जो रिलीज हुई थी फरवरी 2024 में, इनका भी नाम याद रखना है और इनके ऑथर्स भी याद रखने हैं। येलो हाईलाइटेड में इधर ऑथर्स दे रखे हैं। 3 किताबें हैं, डैबलिंग इन डिप्लोमेसी, ऑथर कौन है, प्रोफेसर एस डी मुनि जी हैं। स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ मलालापुरम, अश्विन प्रभु जी हैं इसके ऑथर। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, इस बुक के ऑथर कौन है, पी एस श्रीधरन पिल्लई जी हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पी एस श्रीधरन पिल्लई जी गवर्नर भी हैं कहाँ के, गोवा के। ठीक, और ये ऑथर हैं किस बुक के, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, याद रखना है इसको। ठीक है, तो आज का सेशन जो है यहीं पे खत्म होता है। जो भी 100 क्वेश्चन हो सकते थे इंपॉर्टेंट किसी मंथ के, उनको हमने कवर किया है ना। तो फरवरी मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, वो कवर हो चुके हैं मेरे ख्याल से। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, तो इसको देख लीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, फिर जल्दी से मिलते हैं अगले सेशन में जो कि होने वाला है मार्च के करंट अफेयर्स को लेकर, राइट। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, और स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।